हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद मुकेश सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमने प्रहार सीरीज का 2 क्लास पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रहार सीरीज 1 और प्रहार सीरीज 2। अगर आप ना देखें हैं तो जाकर के सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है ना? या फिर आप इसको देख लीजिए, बाद में आप उसको देख लीजिएगा, पर देखिएगा ज़रूर से, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आज का हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1889 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी विलियम वेडरबर्न और ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी विलियम वेडरबर्न। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, इससे संबंधित जितने प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं सारा कुछ इकट्ठा हम करके लाए हैं। ठीक है ना? चलिए, अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो 1885 में हुआ था स्थापना, और करने वाले थे एओ ह्यूम। ठीक है ना? चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो आईएनसी का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, और मुंबई में ही हुआ था। ठीक है ना? कितने लोग शामिल थे इसमें? तो इसमें 72 लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला पॉइंट है अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और कब हुआ था, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है ये हुआ था 1886 में। ठीक है ना? जो दूसरा अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था, और इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, और तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना? अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था चौथा अधिवेशन, और कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है ना? जॉर्ज यूले थे। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। नॉर्मल सी बात है। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। अच्छा, पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे। ठीक है ना? अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिनको हम शॉर्टकट में WC बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है ना? ओके, अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, और कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। ठीक है ना? तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है ना? और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, 1905 में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 1916 में हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इस समय जो अध्यक्ष थे ना वो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, इसी समय गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ जुड़ गए। ठीक है ना? अगला पॉइंट है, 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1920 का कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना? लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे यहाँ पे। ठीक है, 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था
तो ये बेलगांव में हुआ था। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष थे ना वो महात्मा गांधी थे। तो 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये पहली बात कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि जो 1925 का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कानपुर में हुआ था। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1925 का आईएनसी का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है? तो कृष्णराज सागर बांध एक कावेरी नदी पर है और इसको किसने बनवाया है? तो एम विश्वेश्वरैया ने इसको बनवाया है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले टिहरी बांध, तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है ना, आपसे पूछ ले अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो एक कृष्णा नदी पर है। ठीक है ना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि सलाल बांध कहाँ पर है? सलाल बांध कहाँ पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। ठीक है ना, देखिए कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर और किसने बनवाया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने इसको बनवाया था। अगला पॉइंट है, टिहरी बांध कहाँ पर है? तो पहली बात है उत्तराखंड में है और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और सलाल बांध चेनाब नदी पर है। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपसे पूछे कि दुलहस्ती बांध कहाँ पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। ठीक है ना, बगलीहार परियोजना ये भी चेनाब नदी पर है। अगर आपसे पूछ ले कि चेनाब नदी को पुराण में किस नाम से जानते हैं? तो इसको वेद पुराण में अस्किनी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। यह महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है तिलैया बांध कहाँ पर है? तो यह है बराकर नदी पर। यह बराकर नदी पर है और बराकर नदी पर कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है ना, आपसे पूछ ले धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस कलाकार का संबंध, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध मणिपुरी नृत्य से है? ऑप्शन ए रुक्मणी देवी, ऑप्शन बी गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन सी सोनल मान सिंह और ऑप्शन नंबर डी रीता गांगुली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु बिपिन सिंह। ठीक है ना, गुरु बिपिन सिंह जो है यह मणिपुरी नृत्य के फेमस कलाकार हैं। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम को और किस नाम से जानते हैं? तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं और इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती जी को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली कौन थी? तो ये थी रुक्मणी देवी। ठीक है, रुक्मणी देवी। अगला पॉइंट है, भरतनाट्यम और ओडिसी के लिए फेमस कलाकार कौन है? तो ये हैं सोनल मान सिंह और इनको सन 2003 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। ठीक है ना, तो भरतनाट्यम और ओडिसी के लिए फेमस कलाकार सोनल मान सिंह हैं, इनको 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कथकली के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं? कथकली के प्रसिद्ध कलाकार तो ये हैं रीता गांगुली और गुरु गोपीनाथ। ठीक है ना, रीता गांगुली और गुरु गोपीनाथ यह कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और कथकली नृत्य कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है भरतनाट्यम के फेमस कलाकार। देखिए एक छूट गई थी यामिनी कृष्णमूर्ति और इनको हम अलग से लिखे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो भरतनाट्यम के फेमस कलाकार कौन हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं
और ध्यान दीजिएगा, इनको भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी डांस भी आता है, ठीक है, इसलिए फेमस ज़्यादा है। और इनका एक बायोग्राफी है जिसको हम बोलते हैं अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है, अ पैशन ऑफ डांस इनकी बायोग्राफी है। तो पूछ सकता है आपसे कि अ पैशन ऑफ डांस किसकी बायोग्राफी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी है, ठीक है ना। इनको कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम भी आता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर सी माही नदी और ऑप्शन डी यांगसी नदी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रसिद्ध प्रश्न बन सकते हैं वो हम इसी पर रख लिए हैं सारा कुछ, ठीक है, सब एक ही जगह है। आपसे पूछ ले कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। और यह कहाँ पर है? तो यह संघाई शहर चीन में है, ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी कहाँ पर है? तो संघाई चीन में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये है माही नदी और यह भारत में है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले, देखिए अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। ये लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। चलिए इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारा कुछ आगे हम देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? तो AgNO3, ठीक है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव होता है तो जो उसकी स्याही होती है ना, वो यही स्याही होती है जो यहाँ पर अंगुली पर लगाने पर जल्दी छूटता नहीं है, वो वही है वो। अगला पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, देखिए ध्यान से, NaHCO3। और इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाने का सोडा इसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है, NaHCO3। ओके, चलिए अगला पॉइंट है कॉपर सल्फेट, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो ये है CuSO4। देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, ठीक है ना। और इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर को किस एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? फिर से ध्यान से पढ़िएगा, बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम है ना, इसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला पॉइंट है, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 1909 भारत शासन अधिनियम,
ऑप्शन बी 1919 भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 भारत शासन अधिनियम और 1900 डी 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा 1919 भारत शासन अधिनियम। देखिए ध्यान से, 1919 भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, ठीक है ना। अच्छा जी, तो खत्म किस अधिनियम से हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे सब कुछ हम लिखे हुए हैं। देखिए, अगर पूछ ले कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा था ना, वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या लागू हुआ, तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यदि आपसे पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है, मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और यह संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 में है, ओके। अच्छा जी, इसका स्रोत कहाँ से, मतलब कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी, तो यह लिया गया है आयरलैंड से, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 38 में इसका उल्लेख किया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का, ओके। अगला पॉइंट है, यदि आपसे पूछ ले कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्ति का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। चलिए, यदि आपसे पूछ ले सहकारी समिति का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है, ओके। चलिए, ये सारा प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम पढ़ा रहे हैं ना, आप इसको 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करेंगे तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होता है मेरे भाई, सुनिए, ऑनलाइन जैसे हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से दोबारा जब इसको आप रिवीजन करेंगे ना, तो एक बार में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम सारा कुछ एक जगह इकट्ठा करके साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए आसानी रहे, ओके। चलिए, अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण संरक्षण या फिर 1+1 जीव, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 48 ए में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 ए में इसका उल्लेख किया गया है, ओके। अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 37 में क्या है, तो डीपीएसपी जो है ना, मतलब राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यह कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 37 में क्या है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब इसका ये हुआ, ठीक है ना। अगर हम अनुच्छेद 39 की बात करें, तो इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता है अनुच्छेद 39 ए में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में
समान नागरिक संहिता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 47 में क्या है, तो इसमें पोषण है, सिंपल सी बात है, इसमें पोषण है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए विद्युत धारा एम्पियर, ऑप्शन बी पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता कैंडला, और ऑप्शन डी बल, इसका जो है न्यूटन, और ऑप्शन ई है सभी सही हैं। देखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो सही जवाब होगा एम्पियर। इसका मतलब ए तो सुमेलित है मेरे भाई। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है ना वो मोल है, ये भी सही हुआ। अगर आपसे पूछ ले ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो कैंडला, ये भी सही हुआ, ठीक है ना। और बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। इसका मतलब ये तो सब सही हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। इसका सही जवाब ए होगा, मतलब सभी सुमेलित हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न तो एक है, प्रश्न इसमें एक है, लेकिन देखिए इसमें कम से कम 4 प्रश्न हैं, एक एक में 4 प्रश्न हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी है कि सुमेलित को पहचानिए। ऑप्शन ए पराक्रम दिवस, ऑप्शन बी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी विश्व फुटबॉल दिवस, और ऑप्शन ई विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, और ऑप्शन एफ राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बताइए कौन सुमेलित है इसमें। तो मेरे भाई अगर पराक्रम दिवस की बात की जाए ना, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये तो सही हुआ। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी दिन सरोजनी नायडू सरोजनी मतलब सॉरी इसी दिन सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे है, ठीक है ना। मतलब इसी दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अगर विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 25 मई को, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। और अगर बात करें कि विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, ठीक है ना। अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपसे पूछ देखिए अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर बी टीम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर सी ओपनहाइमर, और ऑप्शन नंबर डी जोसेफ प्रेस्टले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टीम बर्नर्स ली, ओके ठीक है। देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम रखे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है, तो गोल्डस्टीन, ठीक है, ये प्रोटॉन के आविष्कारक हैं। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो चैडविक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो थॉमसन है। नाभिक के आविष्कारक कौन है, रदरफोर्ड है, ठीक है। और परमाणु बम के आविष्कारक कौन है, तो ओपन हाइमर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ऑक्सीजन के आविष्कारक कौन है, तो जोसेफ प्रिस्टले हैं, जोसेफ प्रिस्टले हैं, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी कोकबोरोक, और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोकबोरोक, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है।
ठीक है ना। अगर हम बात करें शास्त्रीय भाषा की, तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कितने हैं? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं 6 कौन कौन से हैं। तो पहला है तमिल भाषा, इसे सन 2004 में जोड़ा गया, ठीक है ना। दूसरा है संस्कृत भाषा, इसे 2005 में जोड़ा गया। देखिए आपको इसमें सन भी याद रखना है। अगर बात करें तमिल की, तो इसको सन 2004 में जोड़ा गया, ठीक है। अगर बात करें संस्कृत की, तो इसे सन 2005 में जोड़ा गया। अगर कन्नड़ की बात करें, तो इसे सन 2008 में जोड़ा गया, ठीक है ना। और यदि तेलुगु की बात करें, इसे भी सन 2008 में ही जोड़ा गया, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आपसे पूछे कि मलयालम को कब जोड़ा गया, तो सन 2013 में इसको जोड़ा गया। ओके, और देखिए सबसे जो नवीनतम है उड़िया भाषा, इसको सन 2014 में जोड़ा गया। तो आप काउंट कर लीजिए, 6 हो गए होंगे, ठीक है ना। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। देखिए ऑप्शन पहला है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, वो होगा 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये वाला इसका। लेकिन जो 3 ऑप्शन है ना, ये 3 ऑप्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न तो हम एक पूछ रहे हैं और इसका जवाब भी एक ही है, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है ना, उसके बारे में भी हम डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से तो बनेगा ही, जो इसके अलावा जो इसका पोस्टमार्टम हो रहा है ना, वहाँ से प्रश्न आपका ज़्यादा फंसेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। अगर आपसे पूछ ले कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए ध्यान से, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। अगर बात करें स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन की, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संधि राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच हुई। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी अमृतसर की संधि, ऑप्शन सी पुरंदर की संधि और ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर की संधि। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच कौन सी संधि हुई, तो अमृतसर की संधि हुई। सन आपको पता है। देखिए इसके अलावा जो 3 प्रश्न है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी। देखिए ध्यान से, श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। ओके, देखिए अगर आपसे पूछ ले इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है अगर आपसे पूछ ले बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1664 में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हम पढ़ चुके हैं, 1765 में हुआ था, 1765 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि सेव में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि लाल चींटी में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगर बात करें कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में ध्यान दीजिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है,
ठीक है। और मक्खन में तो मक्खन में न्यूट्रिक अम्ल, ठीक है। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कहीं ना कहीं आपके पेपर में, ठीक है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेल्डस कहते हैं, ऑप्शन बी डाउन्स कहते हैं, ऑप्शन सी पूछताछ कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंपास कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो वेल्डस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्डस बोलते हैं। देखिए वेल्डस बोलते हैं, ठीक है ना। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि पंपाज घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्डस घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले पूछताछ घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो हंगरी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी एंटोनी वान लिवेनहॉक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। सही जवाब तो होगा इसका रॉबर्ट हुक। ओके, देखिए आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की थी, तो 1665 में की थी, ठीक है ना। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वप्रथम चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। विश्व में सबसे पहले टीका का खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। अगला पॉइंट है डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? देखिए ध्यान से, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रेक ने दिया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है स्मॉल पॉक्स, इसको ही हम छोटी माता बोलते हैं, तो यह किस वायरस से होता है? तो वेरिओला वायरस से होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरिओला वायरस से होता है, ठीक है ना। छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स, इस समय ये भारत में नहीं है, ठीक है ना, इसका खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रम्माण, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी संकीर्तन, या फिर ऑप्शन डी छऊ नृत्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया, ठीक है ना। इस नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में शामिल कर दिया गया है, शामिल कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ली देखिएगा। अगला पॉइंट है इसको सन 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है ना, कालबेलिया को। और इसको जो फेमस कलाकार हैं वो हैं गुलाबो सपेरा, ठीक है। देखिए गुलाबो सपेरा ये फेमस कलाकार हैं इसके। अगला पॉइंट है तो अब फिनिश हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और मेरे भाई बस आप इस एपिसोड को देख करके ही जाना, उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।